हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप अपने घर पर सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था। आज का जो हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स इंडियन पॉलिटी। भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में आज हम ये क्लास है हमारी। तो देखिए, सबसे पहले जब हम यहाँ पर बात करते हैं भारत की राज्य व्यवस्था की, तो भारत की राज्य व्यवस्था क्या होती है, भारत की राज्य व्यवस्था में हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए, जो भारत की राज्य व्यवस्था है, जिन्होंने वन डे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम यहाँ पर लेकर चले, वन डे एग्जाम्स आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। लाइक एज आप एसएससी का कोई एग्जाम कर सकते हैं कंसीडर, लाइक एज ऑन द बेसिस ऑफ 10th देयर इज द एमटीएस एग्जाम, ऑन द बेसिस ऑफ 12th देयर इज द सीएचएसएल, ठीक है। और ऐसे ही आप हरियाणा के जो एग्जाम्स हैं उसमें भी इंडियन पॉलिटी की एक अच्छी इंपोर्टेंस है, और यहाँ से आपके सामने जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड फेज आता है जब आपको कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इन द सेंस कि जैसे आप अपने स्कूल लेवल पे अपने 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो राइट डाउन करते थे, इसी तरीके से ऐसे स्किल्स मीन्स जो आपकी इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित होंगी, उसका जो बेसिक है, उसका जो आधार है, वो भी आप यहाँ से अपना क्लियर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इसी से। हमारा जो टॉपिक यहाँ पर रहेगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। तो देखिए, एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा मतलब वहाँ रूल किया जाता है, शासन किया जाता है, उसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? राज्य व्यवस्था कहा जाता है। ये नाम से क्लियर है, राज व्यवस्था, ठीक है। तो राज करने की, जो रूल करने का जो सिस्टम है, उसी को हम क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। और यदि हम भारत की बात करेंगे तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था शब्द का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कि ये जो राज्य व्यवस्था है ये किसके द्वारा चलाई जाती है। तो देखिए, ये किस पर बेसिस होती है? ए सेट्स ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस। इसमें कुछ कायदे, कानून, नियम वगैरह होते हैं जिन्हें वहाँ के सिटीजन्स को फॉलो करना होता है। वहाँ के जो लोग होते हैं, पीपल हैं वहाँ के, उनको उसका अनुसरण करना होता है। तो ऐसा जो सेट जिसमें रूल एंड रेगुलेशन उस देश के लिए मेंशन है, उसे ही हमने यहाँ पर किस शब्द का नाम दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया है। जब हम यहाँ पर वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो वनडे एग्जाम में हम बेसिकली जो है वो पढ़ते हैं अपने भारतीय संविधान को। तो देखिए, जो आपके 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है, वहां पर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से मीन्स डिस्क्रिप्टिव स्किल्स आप अपनी वहां से इंप्रूव कर सकते हैं। वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के क्या कार्य हैं, और भारत के संविधान की जो हमारी संविधान सभा बनी उसकी कार्यशैली क्या थी, उसके सिद्धांत क्या थे, और जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसके हमारे संविधान में भूमिका क्या थी। ये सारा सब कुछ आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन योर 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस एंड इन फर्स्ट चैप्टर। तो यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहां से वो फर्स्ट लेक्चर पहले कंप्लीट कीजिए, यदि आप किसी डिस्क्रिप्टिव पेपर में जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पर हम कंसेप्चुअल चीजें पढ़ेंगे। अब बात आती है, आई एक्सप्लेन टू यू कि मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में रूल एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग मतलब एक देश पे शासन किया जा सकता है, उसी को लोगों को फॉलो करना होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट की जब हम यहाँ से बात करेंगे तो नेक्स्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? भारत का संविधान क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? संविधान बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से
भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज a set of rule and regulation. Rules and regulation. It is a written document. ये क्या है? एक लिखित दस्तावेज है। दिस इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। तो देखिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रूल एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, और उसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे कि भारत का जो संविधान है वो जो है एक लिखित संविधान है। विश्व में यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा जो संविधान है वो किसका है? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। दूसरी बात हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में क्या है हमारे यहाँ पर जो रूलिंग सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक सिस्टम? ए सिस्टम इन विच वी elect our representative। मतलब जब हम अपने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका चुनाव हम जब खुद करते हैं तो ऐसे ही तंत्र को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है, डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी के बाद बच्चों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी की एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? एक ऐसा रूल जो लोगों के द्वारा हो, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों का हो, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए हो। ये स्टेटमेंट जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द अब्राहम लिंकन। क्या स्टेटमेंट दी गई थी? डेमोक्रेसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो यहां पर डेमोक्रेसी क्या है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड फॉर द पीपल। ठीक है, इसका अर्थ यहां पर क्या है? लोगों के द्वारा लोगों की गवर्नमेंट और लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं आपके सामने क्या कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा शासन जो लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा हो, ठीक है, और लोगों के द्वारा हो, लोगों का हो, जिसमें व्यक्ति जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव स्वयं चुनते हैं, उसे ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत इसलिए हुई क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी जितना भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है हमारा, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट हमारे यहाँ पर कौन से हैं? फर्स्ट कौन सा है? लेजिस्लेचर। सेकंड की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव, और यहां पर हम थर्ड की बात करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा? जुडिशरी सिस्टम। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? न्यायपालिका बोला जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? कार्यपालिका बोलते हैं। और लेजिस्लेचर को हम क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। तो देखिए, जो हमारे रूल बनाने का कार्य है, ठीक है, वो किसका होता है? विधायिका का होता है। रूल जो है वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? राइट डाउन कर सकते हैं। ये क्या करता है? रूल मेक।
रूल्स को बनाता है। कानून बनाने का कार्य किसका है? हमारी लेजिस्लेचर का है, हमारी विधायिका का है। इन डिटेल 1 बाय 1 हम अपने पढ़ेंगे, बट बेसिक ये है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई थी, और जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, अब जो रूल बन गए हैं उन रूल्स को लागू करना किसका काम होता है? हमारी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का काम होता है। और फिर उसके बाद यदि जो हम जुडिशरी हमारे न्यायपालिका की बात करते हैं, तो हमारे न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? उन रूल्स को यदि उनमें कोई एरर है, उनमें कोई अमेंडमेंट है, उनमें कोई बदलाव परिवर्तन करना है, तो वो कार्य किसका होता है? जुडिशरी का होता है। 3 चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। फर्स्ट इज अवर लेजिस्लेचर, सेकेंड इज अवर एग्जीक्यूटिव, एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द जुडिशरी सिस्टम। रूल बनाने का कार्य जो है वो विधायिका का होता है। रूल लागू करने का कार्य किसका होता है? हमारे कार्यपालिका का होता है। और उन्हीं रूल्स में, उन नियम कानूनों में यदि कोई बदलाव करना है तो, या फिर उनका ऑब्जर्वेशन करना है, किस तरीके के वो रूल रेगुलेशन है, अमेंडमेंट्स जो भी उनमें होंगी, उनमें जो भी संशोधन होंगे वो किसके द्वारा किए जाते हैं? हमारे जुडिशरी सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। ये देखिए, ये हमने अपने सिस्टम को, पूरे तंत्र को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। फिर उसके बाद हमने पावर्स का किया डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ है यहाँ पर हमने जो हमारी सत्ता है उसको हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया, और इसी को हम क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो आप नोट डाउन करें इसे। देखिए, यहाँ से हमने सत्ता का जो बंटवारा है वो किस तरीके से किया है? 3 तरीके से किया है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता की जब मैं विकेंद्रीकरण की बात करती हूं तो यहां पर भी हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेंट्रल, या आप सेंटर बोल दीजिए, सेंटर। सेकंड स्टेट, और जो हमारा थर्ड है वो हमारा है म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो देखिए, सेंटर के लिए आप इसे सेंटर ही लिखें। सेंटर के लिए है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट के लिए हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद म्युनिसिपैलिटीज में हमने यहाँ पर फर्दर 3 पार्ट्स डिवाइड किए हैं। 3 पार्ट्स जो हमने डिवाइड किए हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पर? सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी है वो है ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक समिति, और यहाँ पर फिर नेक्स्ट जो है लास्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? जिला परिषद बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी पावर्स को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पर। तो ये मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, एग्जैक्टली किस लिए ये बनाया गया है। इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, जब में भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ था 1946 में, और 1950 में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कम्प्लीटली पूर्णतः बन के तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमने उसे अपना लिया था। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट तो ये आता है कि आपके टॉपिक की शुरुआत की जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, और सेकंड ये आता है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले यहाँ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में अध्ययन करें। हिस्ट्री, हम हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को नहीं स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी इसकी हिस्ट्री रही है उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए।
चलिए बच्चों, अब आगे हम देखते हैं 1947 से पहले की जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट की हिस्ट्री रही है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो 1947 से पहले फर्स्ट ये आता है कि इंडिया के अंदर कौन ब्रिटिशर सबसे पहले आया था। जनरली जो आपने नाम सुना होगा वो विलियम हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा। तो जो विलियम हॉकिंस थे वो बाय सी आए थे, लेकिन उससे पहले जब मैं 1599 की बात करती हूँ, 1599 की मैं बात करती हूँ, तो उस समय पे जो ब्रिटिशर हैं उनके वहां पर क्या सिचुएशन थी उसका हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे भारत में कौन ब्रिटिशर आए थे। तो उनका नाम क्या था? मिल्टन हॉल उनका नाम था। क्या नाम था उनका? मिल्टन हॉल था। मिल्टन हॉल जो भारत आए थे वो बाय लैंड आए थे, बाय लैंड। ठीक है। इनके साथ जो सेकंड कैंडिडेट आए थे उनका नाम क्या था? राल्फ फिंच था। राल्फ फिंच और मिल्टन हॉल दो पर्सन थे जो 1599 में भारत आए थे। तो यहाँ पर उस समय जो स्थिति थी, तो भारत में उस समय पे मुगल एम्पायर चल रहा था, मुगल साम्राज्य था उस समय पे हमारे यहाँ। और इस मुगल साम्राज्य की बात करती हूं तो उस समय पे जो शासक थे वो कौन थे? अकबर थे। अकबर के समय पे उनके दरबार में इन द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के दरबार में जो पहले व्यक्ति आए थे उनका नाम क्या था? राल्फ फिंच था। ये जो व्यक्ति भारत आए थे इनका पर्पस क्या था? इनका उद्देश्य क्या था? टू स्प्रेड ट्रेड। ये अपने व्यापार को यहाँ फैलाना चाहते थे। दूसरा जो इनका मेन पर्पस था वो क्रिश्चियन जो धर्म है उसको फैलाना इनका मेन उद्देश्य था। जब ये भारत आए तो भारत की स्थिति को देखकर ये आकर्षित हो गए थे और इन्होंने उस समय पे व्यापार करने की सोच ली थी। तो व्यापार करने के पर्पज से ये वहां पर जो इनकी उस समय पे जो क्वीन थी उनका नाम क्या था? ब्रिटिश क्राउन जिसके पास आप कह सकते हैं क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी। क्या नाम था उसका? क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी। तो ये जो क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी, ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो इसके पास गए यहाँ पर, और इसके पास जाकर इन्होंने जो आसपास की नियर बाई कंट्रीज हैं उनमें व्यापार की परमिशन लेनी चाहिए थी। मतलब ये व्यापार करना चाहते थे और इसकी अनुमति जो है ये उनकी जो महारानी थी उससे ले सकते थे। तो इन्होंने इनको परमिशन दी। कितने इयर्स की इन्होंने परमिशन दी थी? इन्होंने दी थी टोटल 15 इयर्स की, कि आप आसपास के देशों में 15 साल तक व्यापार कर सकते हैं। ये जो परमिशन थी वो कब दी गई थी? नोट डाउन कीजिए। ये परमिशन जो है वो 15 दिसंबर 1600 को दी गई थी। इनका जो ग्रुप था, ट्रेड ग्रुप था मिल्टन हॉल का और राल्फ फिंच का, उसे क्या बोला जाता था? मर्चेंट एडवेंटेजर बोला जाता था। और उसके बाद जो ये परमिशन इनको मिली थी, अनुमति मिली थी, किस चीज की अनुमति मिली थी? ट्रेड की अनुमति मिली थी इनके ग्रुप को। इसी दिन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की जब जो स्थापना हो गई थी तो उसके बाद यहाँ पर 1600 जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय पे जब ये भारत आए, 1600 के बाद ये भारत आए, तो
तो उस समय पे अकबर का शासन था। बट 1605 ईस्वी में 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे का पढ़ते हैं हम। देखिए 1605, जैसे कि मैंने आपको बताया मुगल एम्पायर था और मुगल एम्पायर में शासक कौन थे? अकबर थे। तो 1605 में किसकी डेथ हो गई? अकबर की डेथ हो गई। अब इनका जो सक्सेसर था, इनका उत्तराधिकारी जो था, इनका बेटा जहांगीर था। जहांगीर की कोर्ट में 1608 में यहां पर जो आए थे उनका नाम था विलियम हॉकिंस। ये 1608 में जहांगीर के कोर्ट में आए। जहांगीर कोर्ट, जहांगीर का दरबार। इसमें ये जहांगीर के दरबार में आए और इनका पर्पस क्या था? ये फैक्ट्री लगाने की अनुमति लेना चाहते थे। इन्होंने 1608 में परमिशन ले ली और 1611 में इन्होंने अस्थायी फैक्ट्री लगाई। अस्थायी फैक्ट्री लगाई, इंग्लिश में आप बोलेंगे टेम्परेरी फैक्ट्री इन्होंने लगाई। अस्थायी फैक्ट्री से क्यों बोला गया है? क्योंकि बाद में वहां से ये हटा दी गई थी। तो अस्थायी फैक्ट्री इनकी कहां लगी थी भाई? आंध्र प्रदेश स्टेट में लगी थी। आंध्र प्रदेश स्टेट में कौन सी जगह पर लगी थी? तो उस जगह का नाम क्या था? मुसलीपट्टनम। इनकी जो ये फैक्ट्री थी ये यहाँ पर सफल नहीं हो पाई थी। जैसा कि आप जानते हैं, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो डच थे वो अंग्रेजों से पहले आए थे। तो यहाँ पर इनके बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसके बीच में? जो ब्रिटिशर थे और जो डच थे, दोनों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस विवाद की स्थिति के उत्पन्न होने की वजह कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, इनकी जो अनुमति इन्होंने ले रखी थी जहांगीर से फैक्ट्री के लिए, उसको रद्द कर दिया गया 1611 में। ठीक है, फिर उसके बाद जो इनकी परमानेंट फैक्ट्री थी वो कहाँ लगी थी? 1613 में लगी इनकी स्थायी फैक्ट्री। 1613 में इनकी जो फैक्ट्री थी वो कहां पर लगी थी? सूरत में। और सूरत कहां पर है? गुजरात राज्य में है। तो अब आपसे यहां से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस लाइक एस, आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री, परमानेंट या आपसे सक्सेसफुल बोल सकते हैं, वो फैक्ट्री कब लगी थी? 1613 में लगी थी। समुद्र के द्वारा भारत में सबसे पहला अंग्रेज कौन था जो आया था? समुद्र के रास्ते भारत में सबसे पहले कौन सा अंग्रेज आया था? तो उसका नाम क्या था? विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस जो है वो भारत में कब आए थे? तो 1608 में विलियम हॉकिंस जो है वो भारत में आए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जहांगीर के दरबार में सबसे पहला अंग्रेज आने वाला कौन था? तो उनका नाम क्या था? विलियम हॉकिंस था। ठीक है,
फिर उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? अस्थायी रूप से पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं, कहाँ लगाई थी? आंध्र प्रदेश में लगाई थी, इन द मुसलीपट्टनम, ठीक है, इस जगह पर लगाई गई थी। तो यहाँ से, और उस टाइम पे यदि हम क्राउन की बात करें तो क्राउन किसके पास था? महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के पास क्राउन था, जिन्होंने भारत में या भारत जैसे अन्य देशों में व्यापार करने की 15 साल की जो अनुमति है वो दे दी थी। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आप यहाँ से बता सकते हैं, ऑन द डेट 15 दिसंबर, जिस दिन उनको अनुमति दी गई थी उसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। तो कब हुई थी? 15 दिसंबर 1600 को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ये चीजें आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गई होंगी। ये आपको पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया आपको इतना?